वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, आई एम दीपशिखा परमार। उम्मीद करते हैं कि आप सारे लेक्चर्स को रेगुलर लगा रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं और सारे टॉपिक्स आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आपके डाउट को जल्द से जल्द क्लियर किया जाएगा। चलिए, पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं मसल्स की, स्केलेटल मसल की। अब हम बात करने वाले हैं कि एक मसल जिसका बेसिकली काम क्या है, मसल क्या है। मसल सेल से फॉर्म होती है, तो एक सेल का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करना है, प्रोडक्शन करना। तो वो एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, आज हम ये बात करेंगे। स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं, जब से हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट की है, हमने क्या देखा है कि अगर ये एक सेल है तो सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, एटीपी, और वेस्ट निकालते हैं CO2। तो ये बचपन तो नहीं कह सकते, हम स्टार्टिंग से जब से हमने ये साइंस का ये चैप्टर देखा है बायो वाला, इसमें हमने क्या देखा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके एटीपी बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी का फॉर्म होता है एटीपी एंड वेस्ट निकालते हैं यहाँ से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्या ये एटीपी जैसे दिख रहा है वैसे इतनी जल्दी बन जाती है, एटीपी का फॉर्मेशन इतना इजीली होता है? तो नहीं। तो आज हम यही बात करेंगे कि जो एनर्जी है आखिर कैसे बनती है, एक सेल के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन कितने स्टेप्स में होता है, कितनी बार होता है और कैसे कैसे होता है। क्लियर? तो चलिए आइए हम चलते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। पिछले लेक्चर में हमने फाइबर्स की बात कंप्लीट कर ली थी कि जो हमारी मसल्स है उसमें 2 टाइप्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर का क्या काम है, कैसे दिखाई देते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है, सारी बात हम कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको वो चीज समझ में नहीं आई तो आप पिछला लेक्चर लगा के देखिए और चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ फंक्शन सेल के, कि जो सेल फंक्शन मतलब आपने क्या देखा है, सेल का या मसल्स का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, कंट्रैक्शन करना, कॉन्ट्रैक्ट होती है वो। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो आइए हम इसमें छोटे से फंक्शन देखते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑल और नॉन प्रिंसिपल, ऑल और नॉन प्रिंसिपल। ऑल और नॉन प्रिंसिपल। अभी ऑल और नॉन प्रिंसिपल की बात करें हम, तो आपने क्या देखा, एक मसल है जो क्या करती है, अगर वो अभी ऐसी दिखाई दे रही है तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो कैसी हो जाती है, इस टाइप की, है ना। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल क्यों, क्योंकि उसमें मसल सेल का, फाइबर्स का, फिलामेंट का, सबका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब जाके मसल का कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। क्लियर? अब ये कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है इतना सिंपल नहीं है। अब एक चीज होती है, स्पेसिफिक चीज होती है हर एक चीज की, जैसे लेंथ की बात करें तो हर एक चीज, जैसे मान लीजिए मसल की लेंथ कितनी है, यहाँ से 1 मीटर और कॉन्ट्रैक्शन की बात हो जाती है 0.5 मीटर। इससे मतलब इतनी इसकी क्या है, रियल लेंथ है 1 मीटर एंड कॉन्ट्रैक्शन के बाद उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर। ये मतलब बात करें तो ये ऐसी चीज चलती रहती है कंटिन्यू, है ना, मतलब हर चीज में नहीं चलेगी लेकिन ये चीज कंपलसरी है, हम इसे आइडियल मान सकते हैं। ठीक है? अब 1 मीटर से 0.5 मीटर हो रही है, मतलब इसे मसल जो नर्व सेल है वो सिग्नल दे रही है। अब ये तो हमें पता है कि एक नर्व सेल से किसको, इसको सिग्नल मिलेगा, मसल्स को। तो जो नर्व सेल होती है या न्यूरॉन होता है, वो उसका एक सिग्नल फिक्स होता है। फिक्स मतलब ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर उसे मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो उसको कुछ सिग्नल फिक्स होगा जो उसको देना पड़ेगा। जब तक जितना सिग्नल इसे चाहिए उतना नहीं मिलेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। मतलब मान लीजिए ऐसे सिग्नल को आप ऐसे काउंट कर सकते हैं 100 में, इसको 100 कुछ परसेंट या कुछ में भी सिग्नल चाहिए 100, लेकिन आप इसे 80% देते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगी। कॉन्ट्रैक्शन के लिए कितना, जितना उसे चाहिए उतना डिजर्व हो, मतलब जितना वो डिजर्व कर रही है उतना चाहिए, चाहे कुछ भी तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल और नॉन प्रिंसिपल। मतलब एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जितना सिग्नल की रिक्वायरमेंट है, ये बात हमने इसमें सीखा। अब जब ये जो रिक्वायरमेंट है, मतलब ये जो सिग्नल सफिशिएंट है एक मसल को फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट करने में, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड। इस सिग्नल को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस समझ में आया?
वो सिग्नल जो एक मसल को फुल्ली कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो ये बात आपको समझ में आई, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है, ये और नॉन प्रिंसिपल है मसल सेल का। तो चलिए, अब ये तो बात हो गई हमारी छोटी सी, लगभग ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ बात रह गई थी जो आपको बता दी है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है, उतना सिग्नल जितना एक मसल को फुल्ली कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्लियर। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन इन मसल सेल। एक मसल सेल के अंदर या किसी एक सेल के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है। स्टार्टिंग से हमने क्या देखा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से क्या बनाती है, एटीपी का फॉर्मेशन करती है। और एटीपी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसका फुल फॉर्म है, और बेस निकालती है CO2। तो इस टाइप से क्या बनती है हमारी सेल के अंदर, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को जरूरी, बहुत जरूरी है एनर्जी, है ना। तो सारे सेल्स के अंदर ये प्रोसेस चलेगा। लेकिन अभी तो हमने ऊपर से देखा है, लेकिन अगर सेल की बात करते हैं हम कि सेल के अंदर कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, कितने स्टेप्स उसमें होते हैं, तो आइए हम ये बात करते हैं। चलिए, तो हम हेडिंग डालेंगे क्या, एनर्जी प्रोडक्शन इन मसल सेल। एनर्जी प्रोडक्शन इन मसल सेल। तो चलिए हम एक सेल को बना लेते हैं, पहले उसे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। बस आपको ध्यान से बातें समझनी है कि है तो ये टॉपिक बहुत सिंपल। ये हो गई हमारी एक सेल। स्टार्टिंग में हमने एनर्जी रिएक्शन को कैसे देखा, यहाँ पे अगर लिखूं मैं, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस बेस निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का बेसिकली फंक्शन हम देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे आ गया। तो जब आपने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या, ऑक्सीजन सेल तक जाती है और उस ऑक्सीजन की हेल्प से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम बात करते हैं एटीपी का फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है। शुरुआती दौर पे आपने देखा होगा, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा तो उसमें आपने क्या देखा, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की होगी। क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि कहाँ होता है, सेल के अंदर। दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट एरोबिक का, जिसमें विदाउट ऑक्सीजन के यूज के क्या बन जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये भी कहाँ मिलता है हमें, सेल के अंदर। सेल के अंदर दो रेस्पिरेशन कैसे हो सकते हैं, ना ऑक्सीजन का यूज भी हो रहा है, एक जगह ऑक्सीजन का यूज भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, जब हम स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी देखेंगे तो हमें कई सारी स्टेप्स दिखाई देंगे एटीपी के फॉर्मेशन में। कभी एटीपी विदाउट ऑक्सीजन की बन जाएगी, कभी एटीपी विद ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से बनेगी। तो चलिए आइए बात करते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की इन मसल सेल। मसल सेल के अंदर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे दिखाई देता है। स्टार्टिंग में पता है ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज से क्या बनती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। तो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम स्टेप्स ऑफ एटीपी फॉर्मेशन की बात करें या एनर्जी प्रोडक्शन इन मसल सेल, तो स्टार्टिंग में यहाँ ग्लूकोज आता है एंड ये ग्लूकोज क्या करता है, रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। यहाँ से किसका फॉर्मेशन करता है, एटीपी का। ऐसे एटीपी का फॉर्मेशन होता जाता है, ठीक है। और एक इसका प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज एटीपी का फॉर्मेशन तो करता है। ये अब पूरी रिएक्शन हम बाद में देखेंगे कि बीच में क्या क्या चीजें हैं जिससे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। आप याद रखिए ग्लूकोज एटीपी का फॉर्मेशन करता है एंड इसका बाय प्रोडक्ट बनता है, मतलब कोई भी रिएक्शन करते हैं तो मतलब चलती है, अगर कुछ भी हो तो उसका एक प्रोडक्ट बनता है रिएक्टेंट से, तो इसका भी बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पायरूवेट।
क्लियर, पायरुवेट बनता है। तो क्या बोला मैंने, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है बाय प्रोडक्ट पायरुवेट में और यहाँ से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर, ग्लाइकोलाइसिस समझ में आया आपको। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में और यहाँ से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब ये जो प्रोसेस है, इससे पायरुवेट का फॉर्मेशन तो हो गया है, लेकिन कैसे, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मतलब विदाउट ऑक्सीजन के ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डजंट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। अब क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है और जिस प्रोसेस में जिससे एनर्जी बनती है उसमें जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एनारोबिक, सॉरी, हाँ एनारोबिक। तो ये कौन सा हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अब लेकिन यहीं तक इनफ नहीं है, कहानी स्टार्ट हुई है ग्लूकोज से और एटीपी का फॉर्मेशन स्टार्टिंग से ही बनने लगेगी एटीपी हमारी सेल के अंदर और बाय प्रोडक्ट बन जाएगा पायरुवेट। अब क्या है, एक मसल है, मसल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, वही क्या प्रेजेंट होगी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये जो पायरुवेट है इंटर करेगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट इंटर करने के बाद क्या होगा, ये एक साइकिल चलाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। और इस साइकिल से क्या होगा, फिर से एटीपी का फॉर्मेशन होगा, कई मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अब क्या हो रहा है देखिए, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, यहाँ पे कुछ एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, ये पायरुवेट इंटर किया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसने एक साइकिल चलाया जिससे फिर से बहुत सारी एटीपी का फॉर्मेशन हुआ और क्रेब जो साइकिल चल रहे थे बोलते क्रेब साइकिल। और यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की ये साइड है, यहाँ पर एक चेन रहती है जिसे हम ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। तो क्या होता है, क्रेब साइकिल से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो इसके साथ रिएक्शन करके इस चेन के साथ क्या करता है, फिर से बहुत सारी एटीपी का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आई। क्या बोला मैंने, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होती है और एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये पायरुवेट इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एक साइकिल चलाता है और जिससे बहुत सारी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। देन जब साइकिल चलता है, साइकिल को हम बोलते हैं क्रेब साइकिल, और इस क्रेब साइकिल से निकला हुआ बाय प्रोडक्ट ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ETC है, इससे क्या करता है, फिर से बहुत सारी एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो ये प्रोसेस लंबी चल रही है और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है, मतलब रिक्वायर्ड O2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है। तो एक सेल के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये भी चलता रहता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ये भी चलता रहता है। एरोबिक समझ में आया कि जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और मैं हमेशा रेस्पिरेशन करती हूँ, है ना, सांस लेती हूँ, मतलब मेरी बॉडी में मैं ऑक्सीजन को हमेशा सप्लाई करती रहती हूँ। तो जो सप्लाई है उसकी हेल्प से क्या होती है, बहुत सारी एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आता है मुझे। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, क्यों इसका मतलब क्यों हो रहा है, जब ऑक्सीजन मैं दे ही रही हूँ अपनी बॉडी को, सारी सेल्स को एटीपी बनाने के लिए, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, जितनी आपकी सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है आप नहीं दे पाते, प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, इस टाइप पर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसकी हेल्प से हम एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। अब वो केस कौन से हैं जिसमें हम क्या बिना ऑक्सीजन के एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। तो सर्टेन कंडीशंस, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आपने देखा होगा आप जैसे दौड़ लगा रहे हैं बहुत जोर से, दौड़ लगाने से क्या होता है, आपकी सांस फूलती है ना, सांस फूल रही, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। अब ऑक्सीजन है
वो जा रही है सेल तक, लेकिन जितना उसको चाहिए था उतनी वो नहीं पहुंच पा रही है सेल तक, और आप वर्क ज़्यादा करा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ टाइम तक तो ऑक्सीजन आएगा। अब आप दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन से नहीं मिल पा रहा है, तो ये कुछ हद तक खुद को मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा? हमने मायोग्लोबिन की बात की थी, मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन कहाँ? मसल्स के अंदर होते हैं फाइबर्स। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन को ये क्या करेगा? यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद इसके पास भी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो ये यहाँ से जो साइकिल है यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। मतलब जब आप कुछ, ये तो नॉर्मल आपकी बॉडी में, देखिए ध्यान समझ रहे हैं, नॉर्मल आपकी बॉडी में ये साइकिल चल रहा है कैसे? ऑक्सीजन का मतलब एनर्जी का, ग्लूकोज एटीपी का फॉर्मेशन करता है, बाय प्रोडक्ट बनाता है पायरुवेट, पायरुवेट इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रेब्स साइकिल चलाता है, जिससे क्या होता है? बहुत सारे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्रेब्स साइकिल से जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो ईटीसी के साथ रिएक्शन करके फिर से बहुत सारे एटीपी का फॉर्मेशन करता है। नॉर्मल हमारी सेल्स के अंदर यही प्रोसीजर चलता रहता है। सर्टेन कंडीशन, जब आप जोश में आ जाते हैं, मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, बहुत ज्यादा बर्डन लेना है हर चीज का, है ना, दौड़ भाग, मतलब हो जाता है ना जुनून। हम एक ऐसी स्पीसीज है, हमें कब क्या हो जाए हम नहीं मतलब अनुमान लगा सकते हैं। कभी किसी को कुछ का भूत सवार हो जाता है, कभी किसी को मोटा होना है, कभी किसी को पतला होना है ना, कभी किसी को रनिंग करना है। तो हमारी बॉडी कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो हमारी बॉडी कुछ भी कर सकती है क्योंकि हम चाहते हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन हमसे भी ज्यादा समझदार है, क्योंकि उन्हें पता है हम कभी भी कुछ भी करें तो उसके लिए वो कैसे प्रिपेयर हो। तो क्या होता है, अब हम ये बात करते हैं, नॉर्मल तो हमारे यहाँ ये चल रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा खुराफात टाइप के इंसान है ना। खुराफाती मतलब ऐसा कि हमारा मूड है, हम कुछ भी करें, हमारी बॉडी है, तो हमारी जो ऑर्गन्स हैं वो क्या करती हैं, चलिए ये देखते हैं हम। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है आप देख चुके हैं, एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, उसका बाय प्रोडक्ट बनाता है एंड एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ये पायरुवेट इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल कैसे चलता है ये बात हम बाद में करेंगे, आगे करेंगे जब इसको हम अच्छे से जानेंगे, इस टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी क्या बात करेंगे, क्रेब्स साइकिल से एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इससे कई सारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं। कई सारे कितने बनते हैं, क्या बनते हैं, बाद में बात करेंगे। अब ये जो बाय प्रोडक्ट होता है, इससे ये किससे, ईटीसी से रिएक्शन करके फिर से एटीपी का फॉर्मेशन करता है। नॉर्मल हमारी सेल्स के अंदर ये रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है। लेकिन अब जैसे मुझे फौजी बनना है एकदम, है ना, तो मुझे क्या एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करने के लिए रनिंग, क्योंकि मेरा मेडिकल फिजिकल सारी चीज होंगी, तो मुझे रनिंग करना पड़ेगा। अब मैंने कभी रनिंग नहीं की है, लेकिन मैं रनिंग कर रही हूँ आज से, तो क्या होगा, जब मैं रनिंग करूंगी तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी। पहली बात तो ये है ना, तो थक जाऊंगी तो क्या होगा बॉडी में, जैसे मैं दौड़ रही हूँ, आप ही कभी एक्सपेरिमेंट करना, दौड़ रहे होंगे आप, तो आपको ऐसा लगेगा बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सच में हो रहा है ना, क्योंकि आप इतनी जल्दी दौड़ रहे हैं कि आपने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, तो आपसे कोई पूछने की जरूरत नहीं है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बस हो रहा है, ये जानिए ना। तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो सेल के पास ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अब इस सिचुएशन में क्या करेगी सेल, तो आइए एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों है जरूरी सेल के पास, तो ये अब बात करेंगे हम। वही सेल हमने बना ली। अब आपको जुनून आ गया है कि आपको रनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, आप मोटे हो गए तो आपको पतला होना है ना, तो क्या होगा, ग्लूकोज जो है सेल के पास जो वो लेगा, कहाँ से लेगा ये सबको पता है। ग्लूकोज का पहला स्टेप तो क्या है, ये विदाउट ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में, और यहां से क्या करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। नॉर्मल क्या होता है, ये पायरुवेट इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, लेकिन उसका यूज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास तब जाएगा तब उसको जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी तब तो वो एटीपी का फॉर्मेशन कर पाएगा, इसलिए पायरुवेट इंटर नहीं करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या करेगा, ये क्यों बन गया है, फिर ये फालतू में नहीं बना है। जब आप रनिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ग्लूकोज क्या करता है, पायरुवेट में कन्वर्ट तो होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो कंटिन्यू चलता रहता है हमेशा। और जब हम रनिंग करते हैं तो उस टाइम पर सिर्फ यही चलता है। कैसे चलता है, इतनी एटीपी का जो फॉर्मेशन हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट है नहीं है, सफिशिएंट, लेकिन बॉडी को तो एडजस्ट करना है,
तभी तो आप भागते तो सांस फूलती है, एटीपी का फॉर्मेशन तो होना है, वो होगा, लेकिन नॉर्मली जितना होता है उससे कम होगा, तभी आप जल्दी जल्दी थक जाएंगे, दौड़ेंगे, टायर्ड हो जाएंगे, आपकी मसल्स पेन करने लगेगी, दर्द होने लगेगा। दर्द क्यों होने लगेगा? दर्द का कॉन्सेप्ट तो समझ में नहीं आया, तो देखिए अभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ग्लूकोज एटीपी का फॉर्मेशन करते हुए बाय प्रोडक्ट पाइरूवेट में कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है फुल्ली सफिशिएंट एक माइटोकॉन्ड्रिया मसल सेल को, तो ये क्या करेगा पाइरूवेट, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर ना करके ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। किसमें? लैक्टिक एसिड। हे भगवान, ये क्या बन गया लैक्टिक एसिड, क्यों बन गया? तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैम्प्स। क्रैम्प्स क्या होता है, ये पता है आपको? जब आप दौड़ लगाते हैं, जैसे आपने कभी दौड़ नहीं लगाई है ना, नहीं लगाई, आज आपको भूख सवार है कि आज मुझे रनिंग करना है, रनिंग करने आप निकल गए, आप बढ़िया रनिंग करते जा रहे हैं, जब आप रुकेंगे या घर में आके बैठेंगे, आपको ये खतरनाक पेन होगा ना मसल्स में, तो आप कहेंगे कि भगवान मैंने कहाँ से दौड़ लगा ली। तो जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वही क्या है, क्रैम्प्स है। ये जो लैक्टिक एसिड है बनने, ये पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है मसल्स के अंदर। अब मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड में, जैसे ये मैंने एक्सरसाइज कर लिया, मेरे यहाँ पे मसल्स बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, दर्द क्यों हो रही है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जम गया, यहाँ पर जम गया है, तो इसने क्रैम्प्स मतलब कि दर्द, पेन क्रिएट कर दिया बॉडी में। लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। अब आप दौड़ते हैं तो नहीं आपने एक बार दौड़ लगा तो जीवन भर ही दर्द बना रहेगा, नहीं। अगर आप कंटिन्यू दौड़ रहे हैं तो आपको हैबिट हो जाएगी, और अगर आप कंटिन्यू नहीं दौड़े तो 4-5 दिन बाद वो चीज सही हो जाएगी। कैसे सही हो जाएगी? ये जो लैक्टिक एसिड जमा हुआ है वो धीरे धीरे करके कहाँ, ब्लड में निकलता जाता है। किसमें? ब्लड में। ब्लड में धीरे धीरे जमा हुआ लैक्टिक एसिड है जो स्टोर हो रहा है, वापस से ब्लड में निकलता जाता है और हमारा पेन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। या फिर आपको जल्दी जल्दी पेन कम करना है तो आप क्या, गुनगुने पानी में अपने पैर हाथ डाल लीजिए, आपको पेन हो रहा है, या फिर किसी हॉट वाटर से आप अपनी सिकाई कर लीजिए। तो क्यों? इससे क्या होता है, जब गरम गरम लगता है ना जिस एरिया में, तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से यहाँ से ज्यादा लैक्टिक एसिड बाहर निकलेगा, ब्लड में जाएगा, तो क्रैम्प्स नहीं बन पाएगा ज्यादा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये लैक्टिक एसिड निकलेगा। अब ये जो ब्लड है इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये जो लैक्टिक एसिड है, अभी इसको हम लैक्टिक एसिड बोल रहे थे जब क्रैम्प बना रहा था, अभी इसको बोलेंगे हम ब्लड लैक्टिक एसिड, क्योंकि किसके अंदर है, ब्लड के अंदर। क्या ये ब्लड के अंदर ऐसे ही दौड़ लगाता रहेगा? नहीं। हमारी बॉडी में कोई भी चीज एक्स्ट्रा बनती है तो निकल के कहाँ जाती है, मैनेजमेंट है हमारी बॉडी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर सारी एक्स्ट्रा चीज को अपने अंदर लेके जो बाहर फेंकने वाली चीजों से ड्रग के फॉर्म में बाहर निकालता है, ड्रग या फिर किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना, किडनी से कहीं से भी बाहर निकाल देता है, जिसकी बॉडी की जरूरत है उसको वापस से बॉडी में भेज देता है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज निकल रही है सबसे पहले कहाँ जाएगी, मैनेजमेंट के मतलब लीवर के पास। अब ये लीवर के पास जब जाएगी, तो लीवर क्या करेगा, इस लैक्टिक एसिड, अब ये लैक्टिक एसिड ब्लड लैक्टिक एसिड था, लीवर के पास जाने से क्या बन जाएगा, लीवर लैक्टिक एसिड। क्या बन जाएगा ये, लीवर लैक्टिक एसिड। अब ये लीवर क्या करेगा, इस लैक्टिक एसिड को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। किससे? वापस से ग्लूकोज में। लेकिन 100% नहीं, 80% ये ग्लूकोज बना लेगा और बचा हुआ 20% क्या, CO2, जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी एनसीपी के थ्रू, ठीक है। सो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब ये ग्लूकोज घूमते घुमाते या तो ये स्टोर कर लेगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, या फिर से मसल्स को रिक्वायरमेंट है तो ये क्या करेगा, भेज देगा मसल्स के पास इस ग्लूकोज को। तो ये क्या आ गया यहाँ से, ग्लूकोज। ग्लूकोज फिर से मसल के पास आ गया है, मसल्स फिर से ये बलिदान देने के लिए तैयार है, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, फिर पाइरूवेट बनाएंगे। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगी, क्रैम्प बनाएगी, और ये लैक्टिक एसिड कहाँ, ब्लड में निकलता जाएगा, ब्लड से लीवर में, लीवर इसको या तो स्टोर करेगा या फिर ग्लूकोज 80% ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, बचा हुआ 20% CO2 के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देगा, जो कि बेस्ट है, और यहाँ से ग्लूकोज घूमते वापस मसल में आ जाएगी। तो ये क्या है, एक साइकिल है। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, तो चलिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, कहाँ पे लिखूं मैं से, ऊपर लिखते हैं। इस साइकिल को हम बोलते हैं कॉरिस साइकिल। क्या बोलते हैं, कॉरिस साइकिल।
समझ में आया कॉरिक साइकिल क्या है? हमेशा नहीं चलेगा, जब आप ज़्यादा बहादुर बन जाएंगे उस टाइम पर यही साइकिल चलेगा। इस साइकिल को हम कॉरिक साइकिल बोलते हैं। और मसल क्या है? थक जाती है, और थकने को हम क्या बोलते हैं इसमें? मसल फैटिग, मतलब मसल का थकना। सो ये आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है, कॉरिक साइकिल समझ में आया है, और एनर्जी प्रोडक्शन इन मसल सेल समझ में आया है। क्या बात की, हम इसका फिर से रिव्यू देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नॉर्मल हमारी सेल में वही क्रियाकलाप चलते रहते हैं, प्रोसीजर चलता रहता है। हाँ, जब बॉडी के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं तो बॉडी अपनी रिएक्शन चेंज कर देती है। कैसे करती है? सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में हमारी मसल सेल के अंदर ग्लूकोज क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। टू टाइप से, एक एरोबिक, एक एनारोबिक। एनारोबिक सबसे पहले ग्लूकोज क्या पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है विदाउट ऑक्सीजन के यूज के। ये जो पाइरूवेट बन चुका है ये किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर करता है अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेब्स साइकिल चलाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड बहुत सारी एटीपी का फॉर्मेशन करता है। क्रेब्स साइकिल से जो बाय प्रोडक्ट बना है वो ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिएक्शन करके फिर से बहुत सारी एटीपी बनाता है। तुम्हारी सेल के अंदर कई सारे बहुत ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होता रहता है। नॉर्मल कंडीशन में हम अच्छा बिहेव करते हैं, हम अपने आप को थका थका फील नहीं करते हैं। नॉर्मल हम बैठते हैं, अगर मैं आपको उनको पढ़ा रही हूँ मैं नॉर्मल पढ़ाती जाऊँगी, दौड़ भाग के आऊँगी मैं, हेलो बच्चों कैसे आप लोग, मैं ऐसे करूँगी। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने अपनी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा हरकत कर दी। हरकत मतलब उसको जितनी ऑक्सीजन दी चाहिए थी उसको नहीं दी है, और उसके साथ मैं स्ट्रगल करा रही हूँ, है ना। तो क्या होगा? बॉडी तो रिएक्शन देगी। जब आप थकेंगे, आप दौड़ भाग करेंगे तो आपकी बॉडी में सिर्फ एनारोबिक रिएक्शन चलेगा, जिससे ग्लूकोज पाइरूवेट में तो कन्वर्ट होगा लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर नहीं करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। ये लैक्टिक एसिड धीरे धीरे करके ब्लड में जाएगा, जिसे ब्लड लैक्टिक एसिड कहते हैं। बाद में ये लीवर इसे 80% ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और 20% CO2 से बॉडी से बाहर निकाल देगा। यही ग्लूकोज वापस से मसल में जाके फिर से ये साइकिल चलाएगी, और इस साइकिल को हम बोलते हैं कॉरिक साइकिल। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।